हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 24। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज़ में हम लूसेंट की बुक का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने बायोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है। हमने काफ़ी सारे सिस्टम बायोलॉजी से रिलेटेड कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोला हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज लंग्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है लंग्स, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो लंग्स के अंदर अपना क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं जब बॉडी में, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिलीज करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कहाँ पे होता है, वो लंग्स के अंदर होता है। पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है, ठीक है। तो ऑल दोज ऑर्गन्स कम अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो वो सारे ऑर्गन्स जो कि हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वो सारे के सारे ऑर्गन किसके अंडर आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। यानी कि वो सारे ऑर्गन जो अपनी गैसेस को एक्सचेंज होने में हेल्प कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे कि नेसल पैसेज हो गया, पढ़ते हैं इनको, मैं दिखाऊंगी आपको इमेज में कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। नेसल पैसेज हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स। तो एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, और ये फिर आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा उससे ईजी रहेगा। तो देखो, सबसे पहले जो है, यहाँ से हम नोज़ के थ्रू अपना सांस लेते हैं तो अपनी एयर यहाँ किससे आती है, तो इसको हम बोलते हैं नेसल कैविटी। तो नेसल कैविटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से अपनी सांस जाते हैं तो यहाँ पे अपना एक ऑर्गन आता है फेरिंग्स। तो नेसल कैविटी के बाद कौन आता है, फेरिंग्स आता है, ठीक है जी। फेरिंग्स के बाद फिर यहाँ पे जब पहुँचता है, यहाँ पे आता है जो फेरिंग्स के बाद ये जो पोर्शन है, ये है अपना लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स में यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको पढ़ते टाइम बताऊंगी। तो यहाँ पे आ गया लैरिंग्स का ऑप्शन, ठीक है, ऑर्गन। फिर यहाँ पे लैरिंग्स जो है, यहाँ पे लैरिंग्स जो आगे बढ़ने के बाद वो किस में चला जाता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में काफ़ी सारे कार्टिलेज की, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको इमेज में। तो ट्रैकिया के अंदर काफ़ी सारी रिंग्स होती है कार्टिलेज की। ये क्यों होती है, ये इसलिए होते हैं अगर मान लो किसी टाइम अपने यहाँ पे एयर नहीं है तो ये जो है ये आपस में कोलैप्स ना कर जाए, यानी कि जो ये चिपक ना जाए आपस में, है ना। तो उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की रिंग्स की वजह से यहाँ पे हवा हो या ना हो तो ये जो है ये ट्यूब अपनी ऐसे ही रहती है, ठीक है। ये अपना होता है ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकस। तो इधर वाला जो राइट साइड में है वो राइट ब्रोंकस है, और जो इधर वाला है ये लेफ्ट ब्रोंकस है। फिर जो ब्रोंकस है वो आगे जाके और भी छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई, ठीक है। और ब्रोंकियाई जो है वो आगे जाके ऐसे, तो ब्रोंकियाई जो है अपने आगे जाके ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये अपने होते हैं, ये अपने हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियाई में, और ब्रोंकियाई आगे जाके डिवाइड हो जाती है बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में। तो जो एल्वियोलाई ही है, यही है मेन जो पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एल्वियोलाई के थ्रू ही अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हमें पता लग गया कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कैसा है ये, और इनको एक बार जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, फिर इनके बारे में पता चल जाएगा। तो देखो, ये हमें समझ आ गया सारा का सारा। तो सबसे पहला जो ऑर्गन आता है, सबसे पहला आता है नेसल पैसेज, यानी कि जब नाक में से हम हवा मतलब इनहेल करते हैं हवा को। तो इट्स मेन फंक्शन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे स्नीफिंग आएगा। हाँ, स्नीफिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि अपनी एयर को अंदर की तरफ लेना, यानी कि सांस लेते टाइम जब एयर अंदर जाती है अपने, उसको हम बोलते हैं स्नीफिंग। तो इट्स इनर कैविटी इज लैंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो अपनी नाक होती है, नाक की जो कैविटी होती है अंदर, ठीक है, जो स्पेस होता है उसके अंदर एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है एक, ठीक है। दिस सीक्रेट्स अप्रोक्सीमेटली ½ लीटर ऑफ म्यूकस एवरी डे। तो ये हमेशा ½ लीटर ऑफ म्यूकस जो है रिलीज करती है रोज की रोज। तो म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है नाक के अंदर, जो कि ½ लीटर म्यूकस है रोज की रोज जो है सीक्रेट करती है।
तो इसके बाद आता है ये म्यूकस होता क्यों है। अब देखा जाए तो म्यूकस इसलिए होता है जब भी हम सांस लें तो सांस के साथ जो डस्ट के पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं हवा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर हवा में प्रेजेंट हो तो सांस लेते टाइम हमारे लंग्स वगैरह तक ना पहुंच जाए या अपनी बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, तो इसलिए अपनी जो नोज होती है उसके अंदर म्यूकस होता है, जिसकी वजह से वो जो कोई भी पार्टिकल वगैरह अंदर आता है तो वो उसके अंदर चिपक जाते हैं। तो सिर्फ क्लीन एयर ही है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह म्यूकस पे चिपक के नाक के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ थी कि जो हाफ लीटर म्यूकस ये रोज के रोज सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है डस्ट के, बैक्टीरिया के या स्मॉल ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते। तो इसकी वजह से एक और काम होता है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो वेट हो जाता है यानी कि गीला हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बॉडी का वो एयर के टेम्परेचर के साथ मैच कर जाता है। ये भी इसका एक और फंक्शन होता है, लेकिन मेन फंक्शन वही है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो अंदर ना जाएँ। तो जैसे हमें ना कहा जाता है बहुत बार, जैसे पेरेंट्स वगैरह भी बोलते हैं कि यार मुँह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से ही सांस लेना चाहिए। तो इसका मेन रीज़न यही होता है, नाक के अंदर म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते, लेकिन मुंह के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पूरा बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, हमारे नेसल पैसेज का पता लगा। नेसल पैसेज के बाद हम चलेंगे फेरिंग्स पे। तो नेसल पैसेज यहाँ पे, नेसल पैसेज के बाद कौन सा ऑर्गन आता है, फेरिंग्स आता है। तो फेरिंग्स को एक बार देख लेते हैं। देखो, इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नेसल कैविटी, अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो फेरिंग्स होता है वो नेसल कैविटी के पीछे लोकेटेड होता है और ये दोनों रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन होता है। यानी कि जो अपना खाना है वो भी हम खाते हैं तो वो भी इसके थ्रू जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो एयर भी इसके थ्रू जाती है। तो दोनों ही सिस्टम के लिए यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें इसके थ्रू पास होते हैं, तो फेरिंग्स होता है। उसके बाद जो फेरिंग्स के बाद हम पहुँच जाते हैं लैरिंग्स में। तो जो फेरिंग्स है वो देखो, एक बार इसको मैं दोबारा से आपको इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये आपका फेरिंग्स था। फेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ओपन हुआ है, और उस ओपन कहाँ पे हुआ है, लैरिंग्स में ओपन हुआ है। तो ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। तो फेरिंग्स ओपन इनटू एंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, यानी कि जो फेरिंग्स है वो सबसे आगे वाले जो वाइडर पार्ट था ट्रैकिया का, वहाँ पे जाके ओपन हुआ है, और वो क्या होता है, लैरिंग्स। ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लोटिस। तो वो उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे एक और ऑर्गन लाई करता है, मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि देखो फेरिंग्स जो है वो ओपन हुआ ट्रैकिया में, और उसको जगह को बोला हमने लैरिंग्स, और उस ओपनिंग को भी हम ग्लोटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्लोटिस के, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला जो अपना पोर्शन होता है ना, लैरिंग्स वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये जहाँ पे ये ओपन हो रहा है इसको हम बोलेंगे ग्लोटिस, लेकिन यहाँ पे एक फ्लैप लाइक ऐसी लेयर सी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलते हैं इसको, एपिग्लोटिस। अब इसका एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है, देखो जब हम सांस भी लेते हैं, अपना खाना भी इधर से ही जा रहा है, सांस भी यहाँ से जा रहा है, तो जब मतलब हम खाना वगैरह खाते हैं तो यहाँ पे ये लग जाती है, मतलब यानी कि जिस टाइम हम सांस लेते हैं तो उस टाइम हम खाना नहीं खा सकते, और जिस टाइम हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय सांस नहीं ले सकते, है ना। तो ये लेयर यहाँ पे आ जाती है। ये इसलिए आते हैं ताकि जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो वो खाना खाते हुए अगर ये लेयर यहाँ पे नहीं होगी तो खाना हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है, यानी कि मतलब सांस लेने वाली जगह से एयर वाली जगह पे खाना ना एंटर कर जाए, इसलिए ये लेयर यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस वहाँ पे आ जाती है, और जब हम खाने को खा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद बीच बीच में हटती रहती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। अगर बाय चांस हम दोनों कोशिश एक साथ करते हैं खाना खा के सांस लेने की, तो खाना हमारा अटक जाता है। ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ पे होते हैं कि भाई जो खाना है वो रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में ना पहुँच जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। ठीक है जी, अब जो है ये ग्लोटिस का पता चल गया कि भाई फूड जो है वो स्वेलोइंग के टाइम पे, स्वेलोइंग यानी कि जब हम फूड को निगल रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना एंटर हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम के एक फ्लैप होता है, यानी कि एक मतलब परत समझ सकते हो इसको, एक लेयर सी समझ सकते हो। ठीक है, तो एक वोकल कॉर्ड का जो पेयर होता है वो प्रेजेंट होता है लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स के अंदर एक वोकल कॉर्ड का मतलब पेयर प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड यानी कि जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो वोकल कॉर्ड किस चीज़ में हेल्प करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स भी इसलिए बोला जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है लैरिंग्स को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड का एक पेयर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। फिर अगला पार्ट है अपना ट्रैकिया, मैंने आपको बताया था। फिर लैरिंग्स के बेस से एक ट्यूब अराइज हो जाते हैं जो कि नेक से पास होती है और मिडल ऑफ थोरैक्स तक जाती है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया।
ठीक है। तो ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर रिंग होती हैं ऐसे इस तरीके की। तो इंटरनल ट्रैकिया इज लाइंड बाय सिलिएटेड एंड म्यूकस सीक्रेटिंग एपिथेलियम। तो देखो सिलिएटेड और म्यूकस सीक्रेटिंग एपिथेलियम का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको जब एनिमल टिश्यू का टॉपिक कराया था ना, एनिमल टिश्यू का, काफ़ी बच्चों ने तो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो एनिमल टिश्यू में मैंने आपको एपिथेलियम के बारे में बताया था, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू में एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जितने भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, स्किन होते हैं, सबके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है। तो इसके जो एपिथेलियम टिश्यू की लेयर होते हैं, तो सिलिएटेड और म्यूकस सीक्रेटिंग एपिथेलियम जो है प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के अंदर। तो ट्रैकिया के अंदर अपना एपिथेलियम की एक लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। और सिलिएटेड का मतलब होगा, सिलिएटेड यानी कि उसका एक टाइप होता है एपिथेलियम का ही, सिलिएटेड एपिथेलियम एक टाइप होता है। इतना डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रैकिया अपना कवर हो गया। फिर ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया था अपना, ट्रैकिया ऐसे होने के बाद किस में, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में। तो ये वो डिवाइड होता था ब्रोंकाई में। तो इन द थोरैकिक रीजन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ट्रू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। तो देखो ये थोरैकिक रीजन क्या होता है, यहाँ पे भी थोरैकिक कैविटी आ रही है। मेरे को लगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या चीज़ है, इसलिए मैं इसकी भी एक इमेज ले आई हूँ, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही अपना ये बॉडी दिखा रखी है, तो ये जो अपना ये वाला पोर्शन है जहाँ पे अपना हार्ट होता है, हार्ट भी अपना इसी पोर्शन में होता है, लंग्स भी अपने इसी पोर्शन में है। तो यहाँ पे एक कैविटी होती है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस। अपनी बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस होता है, कैविटी होती है, जिसके अंदर अपने हार्ट, लंग्स वगैरह कुछ ऑर्गन्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं थोरैकिक कैविटी, ठीक है। यहाँ पे अपना डायफ्रागम आता है, डायफ्रागम इस तरीके का होता है। यहाँ पे फिर एब्डोमिनल कैविटी जिसमें अपना स्टमक वगैरह प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होते हैं पेल्विक कैविटी। तो थोरैकिक कैविटी की अब हम बात करें, क्योंकि लंग्स अपने प्रेजेंट होते हैं थोरैकिक कैविटी में, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद देखो थोरैकिक रीजन में ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। मैंने आपको इमेज में दिखाया था। तो सारे के सारे जो ब्रोंकस है वो एंटर हो जाते हैं लंग्स में, है ना। और आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग ब्रोंकस भी डिवाइड हो जाते हैं, और वो डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स। तो जैसे ये थे दो पार्ट्स, ये लंग्स में ऐसे डिवाइड होने के बाद ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं आगे जाके वो एल्वियोलाई में चले जाते हैं, यानी कि वो एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, या एल्वियोलर सैक भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई ही गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन के आ सकता है, विच इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो वहाँ पे अपना ऑप्शन आ जाएगा एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो अपने बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यही साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, इन्हीं में अपनी गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन अपना बचता है वो है लंग्स। तो लंग्स जो है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैकिक कैविटी। मैंने आपको बता दिया थोरैकिक कैविटी कहाँ पे है। तो थोरैकिक कैविटी में एक पेयर ऑफ लंग्स जो है प्रेजेंट होता है। उनका कलर कैसा होता है, पिंक और रेड जैसा होता है, और ये कैसे दिखते हैं, स्पॉन्ज की तरह दिखते हैं। राइट लंग जो है वो हमेशा थोड़ा सा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, राइट वाला जो लंग्स होगा वो अपना थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। तो ईच लंग इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। तो एक बार इसको भी मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि इसका ये मतलब है कि जो अपना लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। देखो इन्होंने पैरिएटल प्लूरा के नाम से लिखा हुआ है। तो ये वाला जो यहाँ पे लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स के नीचे जो ये वाला हिस्सा है इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं डायफ्रागम। तो इसकी भी बात करेंगे ना, इसलिए मैंने पहले ही इसको दिखा दिया। तो ये चीज़ है। तो लंग्स हमें पता चल गया, लंग्स ही हम पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का पता लग गया कि भाई जो लंग्स होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, और वो ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन एंटर हो जाती है ब्लड में, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है ब्लड से बाहर, जो फिर हम नोज के थ्रू अपना रिलीज कर देते हैं CO2 को। तो जो ऑक्सीजन है वो एंटर हो जाते हैं उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाते हैं उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा है ना, ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद देखो जो तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहली है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तीसरे है इंटरनल रेस्पिरेशन, और चौथी है सेलुलर रेस्पिरेशन।
तो एक तो चीज़ ना, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कराती, तो इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ही उठाया है। थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज को हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो है ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे, जैसे मैं भी छोटी थी ना, या फिर अभी भी काफ़ी सारे बच्चों को ना फ़र्क ही नहीं पता होता ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में। तो लोगों को लगता है कि ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए थोड़ा सा और कन्फ्यूजन ना रहे इनके बीच में। तो ब्रीथिंग में और रेस्पिरेशन में मेनली क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो, ब्रीथिंग का तो मतलब सिंपली यही होता है, सांस को लेना और सांस को छोड़ देना, तो ब्रीथिंग का यही मतलब होता है। लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा ही पार्ट है। ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है। तो ब्रीथिंग में तो सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ देना होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, सांस लेना होता है, सांस छोड़ना भी इसके अंदर आता है। उसके बाद जो है वो एनर्जी भी बनती है इसी के अंदर, यानी कि मतलब जो अपने सेल्स के अंदर एनर्जी जो बनती है वो भी रेस्पिरेशन के अंदर ही बनती है। तो यानी कि काफ़ी बड़ी प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस काफ़ी बड़ी होती है ये एनर्जी वगैरह बनने वाली। तो मैं आपको तो बहुत ईजी वाले तरीके से मैं समझा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यही मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। ब्रीथिंग तो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, सांस लो सांस छोड़ दो, ये तो सिंपल सी एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसमें एनर्जी वगैरह भी बनती है, किस तरीके से बनते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। तो रेस्पिरेशन एक काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, ब्रीथिंग तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये एक केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को मतलब प्रॉब्लम्स ही होते हैं इसमें। पहले मैं भी जब छोटी थी सुनती थी ना इन चीज़ों को, तो मेरे को भी ऐसा लगता है भाई रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम सी चीज़ लगती थी कि भाई ब्रीथिंग का मतलब भी सांस लेना सांस छोड़ देना, और रेस्पिरेशन का भी वही मतलब है। लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग को कवर करेंगे। ब्रीथिंग में भी अपनी दो चीज़ें आती हैं, एक तो हम सांस को लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और दूसरा जब हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। तो पहले ब्रीथिंग को कवर करना है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे चलेंगे। तो ब्रीथिंग इन लंग्स एयर इज टेकन एंड गिवन आउट एट अ सर्टेन रेट विच इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स तक जो एयर जाती है वो हम किसी रेट पे जो है अपने अंदर लेते हैं एयर, ठीक है, जब हम तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। तो एडल्ट जो है, कोई भी एडल्ट आदमी जो है या कोई भी एडल्ट जो है वो 12 से 20 टाइम जो है 1 मिनट के अंदर ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। उसके बाद जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर बात करें तो दो चीज़ें आएंगी, इंस्पिरेशन आएगा और एक्सपिरेशन आएगा। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन को देखें तो इसका मतलब सांस को अंदर लेना। एट दिस स्टेज एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंटर इनटू द लंग थ्रू द नेसल पैसेज। तो नाक का जो पैसेज है उसके थ्रू जो है वो एयर जो है अपने लंग्स तक पहुंचती है, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ थोरैकिक कैविटी, लो प्रेशर इज फॉर्म्ड इन द लंग्स एंड एयर एंटर इनटू द लंग्स। तो देखो ये ऐसा क्यों होता है, जो अपनी थोरैकिक कैविटी है, मैंने बताया था ना, जो अपने थोरैकिक कैविटी है वो अपने डायमेंशन को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर का जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो काफ़ी कम हो जाता है। और कम प्रेशर होने की वजह से जो बाहर है एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हम अंदर एयर को लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रेशर है वो इक्वल हो जाए बाहर वाले के। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो दिस एयर कंटिन्यू टू एंटर अंटिल द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी बिकम इक्वल। तो मैंने आपको बता दी अंदर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हम एयर को इनहेल करते हैं ताकि बाहर का जो प्रेशर है एयर का और अंदर का प्रेशर है एयर का बराबर हो जाए। और जब तक हम एयर को इनहेल करते हैं जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो इस टाइम पे जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो जो डायफ्रागम इस तरीके का था, मतलब इंस्पिरेशन के टाइम पे जब सांस को अंदर लेते हैं वो इस तरीके का हो जाता है, यानी कि फ्लैट हो जाता है। तो एक चीज़ और मैंने बतानी थी, इंस्पिरेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। तो इंस्पिरेशन की जगह इनहेलेशन भी आ सकता है, दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी कि सांस को अंदर लेना। तो देखो ब्रीथिंग का दो पार्ट थे, ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसको एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सहेलेशन का मतलब होता है एयर जो है वो लंग से बाहर आ जाना, उसका मतलब होता है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। तो
अगर हम ब्रीथिंग की बात करें तो जो हम सांस लेते हैं तो आपको पता ही है जो एयर अपनी होती है उसमें 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। लेकिन जो एयर हम बाद में छोड़ते हैं, नाइट्रोजन देखो हम नाइट्रोजन का कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन जो ऑक्सीजन है 4% हम कंज्यूम कर लेता है, हमारी बॉडी रख लेते हैं। और उसके अलावा जो बॉडी ने ऑक्सीजन कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा है तो वो जो है वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाद में एयर हम बाहर छोड़ते हैं, जो रिलीज करते हैं उनके थ्रू आ जाता है। एक और बात अब सोचने की बात यह है कि भाई ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बना, कहाँ से आया अपनी बॉडी में, तो वो सारा मैंने बताया आपको केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन अंदर होते रहते हैं बॉडी के अंदर, वो भी रेस्पिरेशन में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो रिएक्शन वगैरह मैं आपको कराऊंगी, वो भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 400 ml ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू ब्रीथिंग। देखो जो हम ब्रीथिंग के थ्रू भी ना अपना वाटर जो है रिलीज होता है, जैसे कि हम मान लो छींक वगैरह मतलब छींक आती है हमें, तो उसकी वजह से तो अपना जैसे वाटर वेपर्स बाहर जाते हैं, लेकिन अगर हम सांस वगैरह छोड़ते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर वेपर जो है रिलीज होते हैं सांस छोड़ते टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली 400 ml वाटर जो है हम एक्सक्रीट कर देते हैं ब्रीथिंग के थ्रू। इसके अलावा जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बाय ह्यूमन इसको टोटल लंग कैपेसिटी, तो जितनी ज़्यादा एयर हम एक बार मतलब जितनी ज़्यादा एयर जो है हम इनहेल कर सकते हैं एक बारी में, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो देखो हम ये कर रहे थे ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हम कर रहे थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग करी, ब्रीथिंग हमें समझ आ गई दोनों पार्ट। उसके बाद आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अगर देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स के अंदर अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये तो हमें पता ही है। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन। देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि कहाँ पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किस चीज़ की कंसंट्रेशन कम है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस वजह से होता है कि कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से, कि कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है, नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने आपको कई बार बताया है इस सीरीज़ में, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। कोई चीज़ कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर वो चीज़ शिफ्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी कि देखो अगर हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि ऑक्सीजन कम है ब्लड के अंदर, और जब हमने सांस लिया तो लंग्स के पास जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे शिफ्ट होगी, यानी कि ब्लड के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी इस तरीके से। तो ये जो है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है और कंसंट्रेशन की वजह से होता है, कम ज़्यादा होने की वजह से। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक प्लेस ड्यू टू देयर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। जो उनके प्रेशर में डिफरेंस होता है उसी की वजह से जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो जो डिफ्यूजन है वो बोथ साइड होता है, यानी कि मतलब अंदर ब्लड के अंदर जाने के लिए भी और ब्लड से बाहर आने के लिए भी, दोनों तरफ से डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये चीज़ है। और डायफ्रागम इज आर्च्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था। एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो जो अपना डायफ्रागम है ऐसे फ्लैट हो जाता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं ऐसे आर्क टाइप का हो जाता है, इसलिए आर्च्ड बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमें समझ आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो तो इसमें हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के साथ साथ हमारा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो पहला पार्ट था वो कवर हो गया। सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, वो हम कवर करने वाले हैं अभी। तो द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ बॉडी एंड कमिंग बैक अगेन टू द लंग्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। यानी कि देखो लंग्स के पास जो लंग्स हैं उनके पास ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो पूरी बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और बॉडी के पार्ट जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से लंग्स के पास आता है जहाँ से उसको बाहर फेंका जाता है। तो ऑक्सीजन का पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पहुंचना, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का यही मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने वाला। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमें पता है हीमोग्लोबिन के थ्रू होते हैं। ये हमने जब ब्लड वाला कॉन्सेप्ट करा था, ब्लड वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया था कि ब्लड वाले टॉपिक में कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन जो है अपनी पूरी तरीके से मिक्स होके और पूरे के पूरे जो अपनी बॉडी तक पहुँच जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ही,
ठीक है, वहाँ से आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें पता चल गया हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। उसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन में ज़्यादा नहीं हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी मिक्स हो जाएगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिक्स हो गई तो ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगी सेल्स तक, जिसकी वजह से हम मर जाएंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन है वो 10 से 20% तक तो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, लेकिन जो बाकी की कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। वो तरीकों के बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन जो बाकी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होती है, और वो किस तरीके से होते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला तो होता है बाय मिक्सिंग विद प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ब्लड के अंदर, या मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू तो 10 से 20% अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और इसके थ्रू भी सिर्फ 7% ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है। 10 से 20% हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, और प्लाज्मा के साथ जो है वो कार्बोनिक एसिड बना के 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजर पोर्शन है यानी कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में पहुंचती है। बाइकार्बोनेट्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो अपना 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टेड। इट मिक्स विद पोटेशियम एंड सोडियम ऑफ ब्लड। देखो ब्लड के अंदर अपने सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि K, ये इनके सिंबल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ जो मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बना लेते हैं NaHCO3। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो NaHCO3 इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, जिसके पीछे HCO3 लगा होता है वो बाइकार्बोनेट हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड बना के पोटेशियम और सोडियम के साथ जो है बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट होती है पूरे के पूरे शरीर में, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो है अपने 2 टॉपिक जो है रेस्पिरेशन के कवर हो चुके हैं, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। तो कल की वीडियो में इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर। आज के लिए इतना ही करेंगे, ये इतना ही सफिशिएंट है, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये इतना ही है। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या पूरी की पूरी सीरीज़ आप चाहते हैं मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँ, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बता देना आपको समझ आ रहा है, और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।